Hello students, very good morning to all. Students, today we are going to read about लेटर वैदिक एज। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों ने कल मेगालिथ्स पढ़ा था, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक जो था वो लेटर वैदिक एज वो छूट गया था आपका। इससे पहले आपने अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ा, जो आपका पहले वैदिक एज चल रहा था, उसके बाद में जो वैदिक एज आया उसे लेटर वैदिक एज कहा गया। द पीरियड बिटवीन 1000 to 600 BCE इज़ नोन एज द लेटर वैदिक एज। यानी ये जो पीरियड है आपका 1000 से 600 बिफोर कॉमन एरा, इसको आप लेटर वैदिक एज कहा जाता है। वी नो अबाउट दिस एज थ्रू द बुक्स डेट वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें इस पीरियड के बारे में, इस एज के बारे में बुक्स के द्वारा पता चलता है जो इस पीरियड में कंपोज्ड की गई, लिखी गई या बनाई गई। देखिए, और कौन कौन से वेद बनाए गए इस पीरियड में? सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद में क्या था? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ म्यूज़िकल वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेदा। ये क्या था? ये कलेक्शन है आपका म्यूज़िकल वर्सेस का, मतलब जो संगीत में जो छंद होते हैं ऋग्वेद से, उनका ये कलेक्शन है सामवेद। यजुर्वेद नेक्स्ट आपका क्या था? यजुर्वेद, दिस कंटेन मंत्रास एंड रिचुअल्स फॉर सेक्रीफाइस। यजुर्वेद में जो है आपका मंत्र और रिचुअल्स, मतलब जो ये रीति रिवाज, रस्में वगैरह होती हैं सेक्रीफाइस की, मतलब जो बलिदान देने की ये रिवाज था, ये शुरू किया गया इसी वेद से स्टार्टिंग थी इसकी, और इस वेद में इसके मंत्र हैं, ठीक है। और जो रीति रिवाज, जो रस्में होती हैं आपकी बलिदान देने की, बलि देने की, वो सब के मंत्र और उनको कैसे करना है, ये सब इस वेद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अथर्ववेद। देखिए, आपका अर्ली वैदिक एज में क्या था? केवल ऋग्वेद की वो हुआ था, लिखा गया था। ऋग्वेद जो था वो उसको फाउंड किया गया था, मतलब उसको लिखा गया था, कंपोज किया गया था। और अथर्ववेद में आप बाकी तीन वेद जो हैं वो आपके किस वेद में, किस एज में पाए गए? लेटर वैदिक एज में। अथर्ववेद में क्या था? इसमें दिस कंटेन्स चैंट्स टू क्योर डिसीज़ एंड वार्ड ऑफ डेंजर। इसमें वो मंत्र और भजन थे जिससे बीमारियों को क्योर माने सही किया जाता था, बीमारियों का उपचार किया जाता था, और जो डेंजर होते थे, जो खतरे होते थे, उनको दूर भगाया जाता था। द एपिक्स महाभारत एंड रामायण वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस एज। इसी एज में आपका लेटर वैदिक एज में कुछ एपिक माने महाकाव्य होता है, ठीक है स्टूडेंट, जैसे महाभारत, रामायण, ये ठीक, ये सब महाकाव्य हैं, एपिक हैं आपके, तो इनको भी इसी एज में लिखा गया। दे टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल सेटअप ऑफ दैट पीरियड एंड आर कंसिडर्ड रिलीजियस टेक्स्ट। ये जो आपके थे, ये महाभारत, रामायण, ये सब हमें पॉलिटिकल और सोशल, मतलब आपका राजनैतिक और सामाजिक, इस पीरियड के राजनैतिक और सामाजिक सेटअप के बारे में बताते थे कि किस तरीके से इस पीरियड में राजनैतिक और सामाजिक स्तर था, लेवल था। एंड आर कंसीडर्ड रिलीजियस टेक्स्ट। और ये महाभारत, रामायण, ये सब आपकी कैसे हैं? धार्मिक पुस्तकें हैं। दिस एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एपिक एज। आपके लेटर वैदिक एज को एपिक एज भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। दिस एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपिक एज बिकॉज दीज टू ग्रेट एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस एज को, लेटर वैदिक एज को एपिक एज भी कहा जाता है क्योंकि इसी एज में आपके दो ग्रेट एपिक्स, महाभारत और रामायणा, वो लिखे गए थे, ठीक है। दो महान महाकाव्य इसी समय में, इसी काल में लिखे गए थे, इसीलिए इस एज को लेटर वैदिक एज भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस एज में राजनीतिक संगठन जो था वो कैसा था, ठीक है, लोग मतलब किस तरीके से रहते थे और उनका लाइफ स्टाइल क्या था, ये सब देखिए। ईच ट्राइब नाउ ऑक्यूपाइड अ फिक्स टेरिटरी विच वॉज नेम्ड आफ्टर द ट्राइब। देखिए, इसमें हर जो ट्राइब था, एक ट्राइब माने आपके जो घुमंतु होते थे, जैसे आदिवासी वगैरह जो होते थे, उनका एक ट्राइब होता था अपना, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, शिकार वगैरह करते थे। अब उनको एक फ़िक्स टेरिटरी मिल गई। पहले वो घूमते रहते थे, अब उनका एक निश्चित निवास स्थान हो गया कि उनको यहाँ पे रहना है, और उसी ट्राइब के नाम पे उस जगह का नाम हो जाता था। ट्राइब्स ऑफन फॉट ओवर टेरिटरीज़। ये जो ट्राइब्स होते थे, जो जनजातियाँ होती थी, ये टेरिटरीज़ के ऊपर
आपस में लड़ती रहती थी कि ये टेरिटरी हमारी है, ये क्षेत्र हमारा है, ठीक है। द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरिटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। जो आपका राष्ट्र जो एक टर्म है वो जिसका मतलब होता है टेरिटरी, जिसका मतलब होता है आपका कोई क्षेत्र, ठीक है, वो इसी पीरियड में सबसे पहले अपीयर्ड हुआ, दिखाई पड़ा। द किंग बिकेम वेरी पावरफुल एंड हिज पोजिशन बिकेम हेरिडेटरी। जो यहाँ इस पीरियड में जो राजा था वो बहुत ही पावरफुल मतलब शक्तिशाली था, और उसकी जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी थी। हेरिडेटरी मतलब जिससे राजा से बेटे को जो चीज़ मिल जाता है, ठीक है, मतलब राजा का बेटा है फिर अगला राजा वही बनेगा राजा के मरने के बाद, ठीक है। इस हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिकी थी, मतलब विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं उस तरीके से था। ही लिव्ड अ लग्जीरियस लाइफ इन अ पैलेस। राजा जो था वो इस पीरियड में एक लग्जीरियस मतलब आरामदायक जीवन अपने महल में रहता था। मतलब खूब लग्जीरियस मतलब है कि उसको सारे लाभ थे, उसको सारे प्रॉफिट्स थे, ठीक है। ही रिसीव रेगुलर टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और कैटल। उसे रेगुलर टैक्सेस मिलते थे और ट्राइब्स के द्वारा जो लोग रहते थे ट्राइब्स में उनके द्वारा उसे हर रोज़ टैक्सेस मिलते थे, हर लगातार। और टैक्सेस मिलते थे किस फॉर्म में? पैसे नहीं मिलते थे, फूड ग्रेन्स मतलब जैसे कोई अपने खेत किसान है वो खेती कर रहा है तो उसके खेत में जो अनाज हुआ उसका कुछ हिस्सा या जानवर उनको टैक्स के रूप में देते थे। ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स टू कलेक्ट टैक्सेस। राजा जो है वो कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करता था, नियुक्त करता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ही मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल मेजर डिसीजंस वर टेकन बाय हिम। जितने वो क्या करता था, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखता था और जितने भी डिसीजंस ले जाते थे वो राजा खुद लेता था। द सभा एंड समिति असिस्टेड हिम बट डिड नॉट कर्टेल हिज पावर। जो सभा और समिति थी वो उसको हेल्प करती थी। असिस्ट मतलब है सभा और समिति उसने बना रखी थी, मतलब कुछ ऑफिसर्स की उसने एक ग्रुप बना रखा था जो उसके राजकाज में मतलब उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते थे उसमें सभा और समिति राजा को असिस्ट करती थी, मतलब उसकी सपोर्ट करती थी, उसकी हेल्प करती थी। बट डिड नॉट कर्टेल हिज पावर। लेकिन इससे राजा की कोई शक्ति घटती नहीं थी। कर्टेल माने घटना, ठीक है। तो उससे उसकी कोई पावर जो थी किंग की वो कम नहीं होती थी। ही परफॉर्म वेरियस सेक्रीफाइसेस टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ एंड पावर। देखिए जो राजा है वो बहुत से बलि सेक्रीफाइसेस मतलब बहुत से बलि वगैरह चढ़ाता था जानवरों की या और भी तरीके से जो सेक्रीफाइसेस माने होता बलिदान देना, ठीक है, बलि चढ़ाना। जिससे वो ये बलि वगैरह क्यों देता था जानवरों की, ठीक है, पहले टाइम में जानवरों की बलि दी जाती थी वो इसलिए कि वो अपनी ताकत को और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता था, लोगों के बीच में सिद्ध करना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है। स्टेटस ऑफ वोमेन। अब वोमेन की क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन थी? देयर वॉज अ ड्रास्टिक चेंज इन द पोजीशन वोमेन। देखिए पहले हमारे टाइम पे जो सब यहाँ पे क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में एक बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत ज़्यादा बदलाव आया वोमेन की पोजीशन में। जो वोमेन की पोजीशन थी उसमें बहुत भारी बदलाव आया। दे वर नॉट एजुकेटेड और अलाउड टू रीड द वेदास। वो देखिए आपका अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, उसमें गार्गी या पाला और इन सब जैसी जो वोमेंस थी इनको काफ़ी सम्मान था, काफ़ी ऑनर था प्रीवियस सोसाइटी में, उनको पढ़ने का भी अधिकार था, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो थी वो एजुकेटेड नहीं थी वोमेंस और उनको वेद पढ़ने का दे वर नॉट एजुकेटेड और अलाउड टू रीड द वेद, और उनको वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। दे नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन द सभा। उनको सभा में भी हिस्सेदारी करने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि पहले क्या था कि वोमेंस को सभाओं में अधिकार था पार्टिसिपेट करने का। चाइल्ड मैरिज एंड सती केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब क्या हुआ, जो बाल विवाह होता है मतलब छोटी एज पे, कम एज पे बच्चों की जो मैरिज कर दी जाती थी पहले, वो इसी एज में स्टार्ट हुआ। और सती मतलब क्या था कि जैसे किसी औरत के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उस औरत को भी उसके फ्यूनरल पर मतलब उसकी चिता पर जो उसका फ्यूनरल पायर माने तो चिता, ठीक है, उस पर ही उसको भी बैठकर जलना होता था, ठीक है। तो ये जो प्रथा थी सती प्रथा, ये भी इसी समय में मतलब आई, लेटर वैदिक एज में ही ये प्रथा जो थी सती प्रथा, ये भी इसी एज में एग्जिस्टेंस इसका हुआ, दिखाई दी
एंड विडो रीमैरिज वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड। और मतलब अगर कोई वुमेन विडो हो गई, मतलब मान लीजिए किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, या तो उसे सती कर दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त विधवा का जो दोबारा विवाह होता था, जो रीमैरिज होती थी, वो उसको स्ट्रांगली अपोज्ड था। मतलब उसका बहुत घोर विरोध था कि मतलब जितने भी पंडित वगैरह होते थे वो कहते थे कि विडो की रीमैरिज कराना जो है वो पूरी तरीके से मना है। द वुमेन वर सपोज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ हर फादर एंड लेटर हर हस्बैंड। जो वुमेन थी वो पूरी तरीके से माना जाता था कि अब पहले जब तक उसकी मैरिज नहीं हुई होती थी तब तक कि वो फादर के कंट्रोल में रहेगी, और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रहेगी। ये तो था स्टेटस ऑफ वुमेन। देखिए लेटर वैदिक एज में वुमेन की जो स्थिति थी, जो कंडीशंस थी, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो गई थी, ठीक है। और अर्ली वैदिक एज में उसका काफ़ी ज़्यादा ऑनर था, काफ़ी ज़्यादा सम्मान था। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम, उसके बाद है जाति प्रथा। द कास्ट सिस्टम डेवलप्ड ग्रेजुअली। अब जो कास्ट सिस्टम था, यानी जो जाति प्रथा थी, वो धीमे धीमे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे स्लोली डेवलप्ड होने लगी, बढ़ने लगी। द आर्यंस मेड द डिफीटेड दासास डू अनप्लीजेंट वर्क। जो आर्यंस थे उन्होंने जो डिफीटेड दास होते, मतलब जिनको हराया होता था, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उनसे बुरा काम करवाते थे। डिवीज़न वॉज क्रिएटेड बिटवीन द दासाज एंड द फेयर स्किन्ड आर्यंस। देखिए उन्होंने डिवीज़न कर दिया, मतलब कई भागों में बांट दिया। जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे आर्यंस के, ठीक है, जिनको उन्होंने हराया होता था आर्यंस ने, उनको वो गुलाम बना लेते थे, उनके बीच में। और जो फेयर स्किन्ड आर्यंस होते थे, मतलब जो अच्छे वर्ण के, अच्छे चेहरे वाले, जो मतलब साफ़ कलर वाले जो आर्यंस होते थे, उनके बीच में उन्होंने एक जातिवाद बना दिया। द दासाज वर गिवन द नेम शूद्राज। जो दास होते थे उनको क्या दिया गया नाम? शूद्राज का। और उनको किसी भी आर्यन सेरेमनी में, मतलब जो आर्यंस लोग जो पूजा पाठ करवाते थे या जो शादी ब्याह होता था, मैरिज वगैरह होता था, ठीक है, उसमें उनको किसी भी धार्मिक काम, पूजा पाठ में हिस्सेदारी करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उनको मंदिर में भी जाने का अलाउ नहीं था। हेंस द कास्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द 4 कास्ट केम इनटू बीइंग द ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड द शूद्रास। तो फिर क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम था उसमें 4 जातियाँ आईं, ठीक है, कंसिस्ट थी उसमें कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जातियाँ एग्जिस्टेंस में आईं। वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट द कास्ट सिस्टम इन द लेटर चैप्टर्स। देखिए कास्ट सिस्टम के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी और चैप्टर्स हैं आपके, उसमें हम इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। एग्रीकल्चर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बन गया था। कॉपर, ब्रोंज एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स वर यूज्ड। इसमें इस वक्त क्या होता था, जो कॉपर का, ब्रोंज मतलब कांसा, और आयरन वाले लोहे, उसके औजारों का इस्तेमाल किया जाने लगा। द मेन क्रॉप्स वर वीट, राइस एंड बार्ले। इस वक्त जो मेन क्रॉप्स थी वो वीट, राइस और बार्ले की जो खेती होती थी वो की जाने लगी। आर्टिसंस प्रोड्यूस बेटर गुड। आर्टिसंस मतलब कलाकार, जो हाथों से अपने सामान बनाते थे, ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स थे, उन्होंने और अच्छे सामानों को बनाना शुरू किया। वीविंग वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल मोस्टली बाई वोमेन। और जो वीविंग थी, यानी जो बुनकर होते थे, जो हाथों से कपड़ा वगैरह बुनते थे, ठीक है, तो बुनकर होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा फैला। बुनाई का काम भी इस वक्त ज़्यादा होने लगा। वीवर का वर्क जो था वो भी ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैला, और इसको ज़्यादातर कौन करते थे? मोस्टली बाई वोमेन। ये वर्क मेनली वोमेन्स के द्वारा किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलीजन। मतलब इसमें धर्म कैसा था लेटर वैदिक एज में? न्यू गॉड्स वर वर्शिप्ड। पहले लोग प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर वगैरह की पूजा करते थे, ठीक है, अर्ली वैदिक एज में। लेकिन अब लेटर वैदिक एज में क्या था, नए गॉड्स की लोग पूजा करने लगे, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। प्रजापति द क्रिएटर वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सब में प्रजापति, जो कि मतलब जिसने लोगों को बनाया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट थे। ही वॉज लेटर कॉल्ड ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा जी ने लोगों का निर्माण किया है, ठीक है, माना तो उसी के बाद उनका नाम ब्रह्मा जी भी उनको लोग कहने लगे। शिवा एंड विष्णु वर ऑल्सो वर्शिप्ड।